हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म इन ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस का जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो हमको न्यूमेरिकल्स बनाने में काफी मदद देगा। तो याद होगा आपको पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं कि कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करके बेच दे, जिससे कि जितना हम उसमें इन्वेस्टमेंट किए, जितना हम लागत लगाए हैं वो हमको रिकवर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम क्वांटिटी को बेचते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है, या उससे अगर कम क्वांटिटी हम बेचेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हमको ये एग्जैक्ट पता होगा कि कितने क्वांटिटी के बाद हमको प्रॉफिट होगा या कितने क्वांटिटी के नीचे हमको लॉसेस होगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे 28 नंबर आपका एकदम फेवरेट नंबर है, आपको पता है कि 28 नंबर के नीचे हम फेल हो सकते हैं, तो वही 28 नंबर क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जितना हम लागत उसमें लगाएं, जैसे मान लीजिए आप 5th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो 5th सेमेस्टर में आप जितना भी पूंजी लगाए हैं, पहला काम है ये कि आपको 28 नंबर ले आना है। तो 28 नंबर ब्रेक इवन पॉइंट। अब 28 नंबर से आप ज्यादा लाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, 28 नंबर से कम लाते हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया, लॉसेस हो गया। तो आपको पता है कि मेरा जो मेन टारगेट है वो 28 नंबर है और हमेशा कोशिश रहता है कि 28 नंबर से ऊपर ही लाएं क्योंकि प्रॉफिट आपको करना है। तो वही चीज आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। इसमें कुछ टर्म है जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। नाम से ही पकड़ में आ रहा है कि ऐसा कॉस्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता हो, ऐसे कॉस्ट को हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा साइकिल का दुकान है, 100 गो साइकिल है, अगर 5 साइकिल एक मंथ में बिक रहा है, दूसरे मंथ में 20 साइकिल बिक रहा है, तो आप नोटिस करेंगे अगर 5 साइकिल भी बिका तब भी हमको उस दुकान का रेंट जो है 5,000 देना ही पड़ा। अगर 20 साइकिल भी बिका तब भी हमको 5,000 देना ही पड़ा। उसमें जो स्टाफ रखे हैं, उसमें जो लेबर रखे हैं, उसका जो सैलरीज है वो चाहे 5 बिके या 100 बिके या 20 बिके, हमको उतना ही देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का के लिए जो जो वहां पर इक्विपमेंट लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है या जो भी कूलिंग सिस्टम लगाया है, उसमें जो खर्च आ रहा है वो हर मंथ हमको देना पड़ेगा। तो ऐसा कॉस्ट जो आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से या सेल पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन कि इट इज द कॉस्ट which is independent of the volume or number of quantity to be produced। क्या कह रहा है कि एक ऐसा कॉस्ट जो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करेंगे या कितना वॉल्यूम हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उस पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी व्हेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। मतलब जो फिक्स कॉस्ट होता है वो ऐसा नहीं कि अगर हम 1,000 बेचने लगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट कम आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट का जो वैल्यू है वो क्या करता है, डू नॉट चेंजेस या डू नॉट वेरी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस। कम होगा तो ऐसा नहीं रेंट आपको कम कर देगा, ज्यादा होगा तो ऐसा नहीं कि रेंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किए और वो रेंट पर हम लोग यूज किए लिए हुए हैं, तो आपको हर मंथ उसको रेंट देना पड़ेगा, तो ये एक फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाता है। हो सकता है प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब आपका जगह होगा पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा नगर निगम को, तो वो एक फिक्स टैक्स है जो हर मंथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक से आप ईएमआई लिए हुए हैं तो वहां से बैंक का ईएमआई आपको हर मंथ आपको भरना पड़ेगा। जो वहां पर वर्कर काम कर रहा है, जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको सैलरी आपको देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये भी आपको देना ही पड़ेगा। जो इक्विपमेंट वहां लगा है उसका खर्च भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफसी से, नहीं तो सफिक्स में एफ सी लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसको ग्राफ में समझिए। तो वाई एक्सिस में हम लोग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग क्वांटिटी कह रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग क्या किए, यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए। ये देखिए यहां से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब है कि अगर आप एक भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर नहीं करते या एक भी प्रोडक्ट आप नहीं बेचते हैं, फिर भी ये कॉस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, फिक्स कॉस्ट। तो ये कॉस्ट या तो आप एक भी नहीं बेचिए या आप हजारों पीस भी बेचिए तब भी, ये देखिए एक भी पीस नहीं बेचे, जीरो। हो सकता है 1,000 पीस बेचे होंगे, तो यहां पर है ये एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इसको क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट कहेंगे। तो आई होप आपको ग्राफ में फिक्स कॉस्ट समझ में आ गया है। ठीक है,
अब दूसरा आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाला कॉस्ट। तो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसका मतलब अगर हम क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना रहे, तो एक प्रोडक्ट में मटेरियल का जो खर्च आएगा वो एक ही आएगा, कम आएगा। पर अगर हम 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो अगर प्रोडक्ट का संख्या बढ़ेगा तो उसमें कॉस्टिंग भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। मान लीजिए कि हमको 5 ही साइकिल बनाना था, तो 5 साइकिल के लिए आप एक ही लेबर से काम चला लेते। पर अगर आपको 1 लाख साइकिल का पीस का ऑर्डर मिल गया तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर का भी तो जरूरत पड़ेगा, एक्स्ट्रा मटेरियल का भी तो जरूरत पड़ेगा। तो वहां कॉस्ट क्या करेगा, वेरी करेगा। और वहां पर वेरिएबल कॉस्ट का ये फॉर्मूला हो जाता है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स गुना वी डॉट सी पर यूनिट। मतलब एक यूनिट के लिए मेरा खर्च कितना आता है, तो एक्स नंबर मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम उसको गुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यूज निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक साइकिल का दाम मान लीजिए 5000 है, तो अगर हमको 20 साइकिल बनाना है तो 20 गुना 5000 कर देंगे, तो वहां से हमको वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्टिंग मिल जाएगा। अब यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि कहीं कहीं एक्स भी लिखता है और कहीं कहीं आपको जो है क्यू भी लिखता है, क्यू फॉर क्वांटिटी को। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब अगर आप बड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है। ये देखिए y इक्वल टू एम एक्स, पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। y का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, x का मतलब यहां पर m का मतलब हो गया, ये आपका क्या हो गया, m का मतलब हो गया फिक्स्ड है, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट इतना है। और x का मतलब यहां क्या हो गया, तो x का मतलब हो गया नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन है ये कहां से पार कर रहा है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो ये देखिए ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, कौन सा, तो y इक्वल टू एम एक्स। कितना, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स गुना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट का खर्च कितना है, तो उसे नंबर ऑफ यूनिट से हम गुना कर देंगे तो हमको वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहां से इसको डॉटेड करके ले लेना। और याद रखना है कि ये जो है सिर्फ किसके लिए यूज होगा, तो रेफरेंस के लिए यूज होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट का मतलब हो गया, अगर हम फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे तो जो कॉस्ट हमको मिलेगा, ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को जोड़ दे तो जो हमको कॉस्ट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गुना वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एक यूनिट का, एक क्वांटिटी का मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का, एक क्वांटिटी का मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इनटू अगर हम एक्स के साथ गुना कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक साइकिल को बनाने में 5000 रुपया आता है, या एक साइकिल को बनाने में 1000 रुपया आता है, तो 50 साइकिल को बनाने में 50 गुना हम लोग 1000 कर देंगे, तो हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? इसी को हम यहां पर लिख दिए हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस एक्स गुना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट का खर्च हमको पता है कि कितना आएगा, तो एक्स से गुना कर दिए, जहां पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा दिखता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। करेक्ट है? अब आप जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पर ये ओरिजिन से पास ना होके ओरिजिन से कुछ हाइट से पास होता है। तो यहां पर नोटिस करेंगे कि ये तो आपका फिक्स कॉस्ट है, जैसे आपका रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये आपको लगेगा, चाहे एक प्रोडक्ट आप बेचिए या 100 प्रोडक्ट आप बेचिए, तो ये फिक्स कॉस्ट हो गया। और यही आपका जो है इसमें ये सी इंटरसेप्ट हो गया। अब देखिए अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर किया तो कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो। मैन्युफैक्चर होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये इस लाइन के रेफरेंस में ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट को तो ले ही लिया गया है और यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल सेलिंग कॉस्ट, और इसी को दूसरे बुक में टोटल रेवेन्यू भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि इट इज द सम ऑफ टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट।
जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम घड़ी 5000 में खरीदे हैं, तो ये मेरे लिए टोटल कॉस्ट हो गया। पर हम अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं, हम अपने दोस्त को बेच रहे हैं, तो वो 5000 और प्लस उसमें हम क्या किए 1000 जोड़ दिए। तो अगर हम टोटल कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट को जोड़ दे और तब उसको हम किसी को दे, तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल सेलिंग कॉस्ट। पर अगर हम 5000 में खरीदे और 5000 में ही बेच दे रहे, तो वहां पर प्रॉफिट क्या होगा, 0 हो जाएगा, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट आप किए वो टोटल आपके सेल के बराबर हो गया। तो वो पॉइंट आपका क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखिए टोटल सेलिंग कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है, क्या है, तो x गुना, या x की जगह क्या लिखा जा सकता है, Q का मतलब क्वांटिटी, और इनटू एक यूनिट को हम कितने रुपए में सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक साइकिल को हम 5000 में सेल आउट कर रहे हैं, तो 50 साइकिल को हम कितने में करेंगे, तो 50 से गुना कर दिए। तो यही चीज यहां बता रहा है कि टोटल सेलिंग कॉस्ट जो है वो ऐसा नहीं कि एक आप साइकिल को 5000 में बेच रहे हैं, तो आपसे अगर 50 साइकिल भी होगा तो उसका दाम आप कम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर 50 साइकिल भी खरीदना है किसी को, तो आपको 5000 के रेट से ही लगाना है। ठीक है, तब यहां से क्या होगा, तब आसानी से ब्रेक इवन पॉइंट आप पता कर सकते हैं। क्लियर है, तो x गुना या Q गुना सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग कॉस्ट कितना, वहां से हमको टोटल कॉस्ट निकल गया। अब देखिए इसको रेफरेंस मानना है, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट का ये जो फॉर्मूला है यहां उतार दीजिए। टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट यहां हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया, अब प्लस प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, एक तरफ इसको लेके आ जाइए। ठीक है, इधर लेके आ गए, तो ये x हो गया कितना, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम एक बार यहां पर इसको लिख देते हैं अच्छे से, ये देखिए x कॉमन दोनों में निकल जाएगा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सही है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अब प्लस प्रॉफिट। सही है, अब यहां से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या चीज, पर यूनिट, एक यूनिट का खर्च कितना आ रहा है। क्लियर हो गया, तो यहां से हमको क्या हो गया, x का वैल्यू पता चल गया। यही x को फाइंड आउट करना था कि वो कितना संख्या होगा जहां पर हमको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो हमको लॉसेस होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि व्हेन प्रॉफिट इज जीरो, मान लीजिए प्रॉफिट ही जीरो हो जाए, तो व्हेन प्रॉफिट इज जीरो, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, टोटल कॉस्ट के बराबर हो गया, दैट इज एट ब्रेक पॉइंट। यही आपका क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, एकदम बात समझ में आ गया। और इसका फिर फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, तो यहां से देखिएगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट को हटा देंगे, और टोटल प्रॉफिट कितना होता है, जीरो होता है, नील हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। तो देन एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये देखिए फॉर्मूला अभी आपके पास क्या था, अभी आपके पास था P प्लस FC डिवाइडेड बाय SC माइनस VC पर यूनिट। तो यहां प्रॉफिट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट और पर यूनिट, यहां से आपको x का वैल्यू निकल गया। बात समझ में आ गया। यहां से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं कि आखिर ये x का वैल्यू कितना होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा, टोटल सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट और क्वांटिटी हो गया, ये इसको आप Q भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि मार्जिन क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, मार्जिन क्या होता है। तो देखिए मार्जिन का मतलब होता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, ये देखिए यहां से एक लाइन सीधा ड्रॉ किए, तो ये x क्वांटिटी हमको बता दिया। अब इस क्वांटिटी मतलब इस लाइन से इधर का जो एरिया होगा, जितना वॉल्यूम होगा, यही आपको क्या होगा, मार्जिन को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, तो मार्जिन क्या हो गया, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस, और इसके बाद जो आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला रीजन क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी मार्जिन हो गया। ठीक है, इस ब्रेक इवन पॉइंट से ये वाला जो एरिया सारा रिप्रेजेंट होगा, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके नीचे वाला जो एरिया होगा,
ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आपको ब्रेक इवन पॉइंट का हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फॉर्मूला 2 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। कब, जब प्रॉफिट को भी कंसीडर करना होगा तो हम कितने संख्या को हम फाइंड आउट करेंगे जिससे कि हमको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। और हमको पता करना है कि जितना हम लागत लगाए उतना हम कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेचें जिससे कि हमको वो फिर आपका जो टोटल सेलिंग कॉस्ट है वो बराबर हो। मतलब हम कितने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेचे जिससे कि हम जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना हमको सेल आउट करने से प्राप्त हो जाए, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट आ जाते हैं एजम्पशन इन ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस अगर आपको पढ़ना है तो कुछ कुछ एजम्पशन को मान के चलना पड़ेगा। तो पहला एजम्पशन क्या है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एक फिक्स कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट के सम के बराबर होगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी टू बी, यहां लिख देंगे टू बी प्रोड्यूस। मतलब हम कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे फिक्स क्वांटिटी का कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई रेंट हमको एक मंथ का या एक साल में हमको हर मंथ का जो रेंट देना है, मान लीजिए 10,000 है, तो हम प्रोडक्ट 100 भी बेचे, 1,000 भी बेचे, 2,000 भी बेचे, 1,00,000 भी बेचे, तब भी रेंट हमको हर साल कितना देना होगा, 10,000 देना होगा। तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, द वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम पर। जितना ज्यादा वॉल्यूम का प्रोडक्शन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा मेरा, उतना ही बढ़ते जाएगा। और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू V इंटू क्यू, क्यू एक्स लिखिए या क्यू लिखिए, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर लिख दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट, इसको थोड़ा हटा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, गुना क्यू कर दीजिए, जहां पर एक्स और क्यू जो है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट कह रहा है द सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम। जैसे एक बच्चा अगर कोई कोर्स परचेज कर रहा है और उसका कॉस्ट जो है 2,000 है, तो अगर वो हजारों बच्चा मिलके भी करेगा तब भी उसका कॉस्ट कितना रहना चाहिए, हर बच्चा को 2,000 ही लगे। पर आज के डेट में क्या होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी कर लिया जाता है। पर ब्रेक इवन एनालिसिस को अच्छे से पढ़ने के लिए या अच्छे से आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखने का क्या तरीका है कि अगर एक बच्चा 2,000 में कोर्स परचेस कर रहा है, तो अगर 100 बच्चा भी ग्रुप बना के आएगा तब भी उसको कितने में देना है, 200 में ही देना है। तो यही चीज बता रहा है कि द सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। इसका मतलब अगर हमको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचना है तो उसका रेट मत कम कीजिए, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कितना में हमको जितना लागत लगा है वो हमको वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और लास्ट, द फर्म डील विथ ओनली वन प्रोडक्ट। और जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, फर्म का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट पता करेगा या एक ही तरह के प्रोडक्ट का एनालिसिस करेगा। साइकिल बना रहा है तो साइकिल ही बनाए, कार बना रहा है तो कार ही बना रहा है, कार बना रहा है तो कार ही बना रहा है, तो उसको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम कितने क्वांटिटी प्रोडक्शन करें और सेल आउट करें जिससे कि मेरा इन्वेस्टमेंट जितना हम लगाएं उतना का उतना हमको रिकवर हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। एक दो बार आप ग्राफ को खुद से खींचिएगा क्योंकि वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अगर ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने रहने देता हूं। थैंक यू।